There is a change in the color of the zinc granules. Bring a burning matchstick near the mouth of the conical flask. The matchstick is put off with a pop-up sound. The beaker is warm when touched with the fingers. A chemical reaction involves in both breaking and formation of bonds. देखिए यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन आपकी प्रोसीड हो रही है कि मान लीजिए जैसे यहाँ पर हमने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया। हाइड्रोजन हमको कहाँ से मिल रही है? हाइड्रोजन हमको कहाँ से मिल रही थी बेटा? नीचे बीकर में जो हमने जिंक ग्रेन्यूल लिए थे, उन जिंक ग्रेन्यूल के ऊपर थोड़ा सा बैक कर रहे हैं, आपको जो है क्लियर हो जाएगा कि जिंक ग्रेन्यूल पर जब हमने कोई भी एसिड ऐड किया था, ठीक है, तो एसिड के ऐड करने पर, यानी यहाँ पर देखिए ये नीचे जिंक ग्रेन्यूल आपको नजर आ रहे हैं, और जिंक ग्रेन्यूल पर जब हमने ऊपर से कोई भी एसिड ऐड किया तो ये जिंक और एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। वो हाइड्रोजन गैस इस ट्यूब से बाहर निकलती है, यानी इस ट्यूब से निकल रही है हाइड्रोजन गैस, और ये जलती हुई माचिस जब हम इसके पास लाते हैं तो सडन जो हाइड्रोजन निकल रही है वो एकदम से जलती है, और उसके जलने की वजह से उसका जो झटका होता है, जो उसका शॉक होता है, उसकी वजह से ये माचिस बुझ जाती है और हल्की सी हमको पॉप की साउंड भी सुनाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हाँ, ये देखिए ये वही कंपाउंड्स का है। ये ऊपर की तरफ H और H बॉन्ड क्या है? ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है ना, और नीचे की तरफ क्या है? ऑक्सीजन है। जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलते हैं तो देखिए ये हाइड्रोजन ब्रैकेट में लिखा हुआ H2 कंबाइन कर रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। यानी जब कभी भी हम कोई बर्निंग करते हैं तो उस बर्निंग में ऑक्सीजन यूज अप होती है, और वो ऑक्सीजन जैसे ही यूज होगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। लेकिन वो जो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा वो गैसियस स्टेट का बनेगा, इसलिए वो हमको नजर नहीं आएगा। ठीक है ना? यानी रिएक्शन कैसे हुई, जरा सा ये थोड़ा सा बैक कर रहे हैं। ये अरे आ जाओ। The matchstick is put off with a pop-up sound. The beaker is warm when touched with the finger. A chemical reaction involves in both breaking and formation of bonds. ये देखिए, यहाँ पर देखिए आपको नजर आ रहा है कि रिएक्टेंट साइड में आपको हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं और ऑक्सीजन नजर आ रहा है, और प्रोडक्ट साइड में आपको वाटर मॉलिक्यूल नजर आ रहा है। ये वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है कि एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन आपके
अटैच होते हैं और इसी डिजाइन में वो अटैच होते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि वाटर मॉलिक्यूल में जो दो हाइड्रोजन हैं वो इसी तरह से वी शेप में पाए जाते हैं, ठीक है, स्ट्रेट नहीं होंगे, यही शेप इनकी होती है। A change in the state of the substance, a change in the color of the substance, release of heat energy, formation of precipitates, liberation of a gas. After learning chemical reactions in details, let us now learn how to represent chemical reactions. देखिए यहाँ पर अभी आपको इन्होंने Beaker is warm when touched with a finger. होल्ड करके वहीं पहुंच जाता है। In both breaking and formation of bonds, a change in the state of the substance, देखिए अब यहाँ पर हमको क्या देखना है कि केमिकल रिएक्शन किसको कहेंगे, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हो कि यदि स्टेट में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर अभी आपने देखा था जिंक सॉलिड स्टेट में था, आपका डाइल्यूट एसिड जो हमने डाला वो लिक्विड स्टेट का था, लेकिन फॉर्मेशन किस चीज का हुआ, गैस का हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, चेंज ऑफ स्टेट हो रही है। स्टेट में चेंज होने का मतलब इट इज ए केमिकल चेंज। ठीक है। a change in the color of the substance, मान लीजिए कोई सब्सटेंस है उसका कलर चेंज हो जाए, तो कलर चेंज होना भी आपका केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। जैसे आपने देखा होता कि यदि आप एसिड ले लीजिए, उसमें रेड और ब्लू लिटमस पेपर दोनों डालिए, तो जब एसिड में आप रेड और ब्लू लिटमस पेपर दोनों डालते हैं तो रेड वाला तो रेड बना रहता है, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर भी रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन कलर, रंग बदला कि नहीं बदला। और रंग बदलने का मतलब है कि आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप लोगों को पिछली क्लास में भी आप लोगों ने देखा होगा। आप लोगों ने कॉपर सल्फेट का नाम सुना है, यस सर। CuSO4। कभी उसको देखा है, आपने कभी उसको गौर किया? नो कॉपर सर। कॉपर सल्फेट का कलर जो होता है, इस समय आप जो स्क्रीन पर आप ब्लू कलर देख रहे हो, है ना, जो स्लाइड आपकी लगी हुई है, स्लाइड के पीछे की तरफ जो ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है, ये ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का। यानी कॉपर सल्फेट का जब सॉल्यूशन बनाया जाता है तो इसी तरह का ब्लू कलर आपका ऑब्टेन होता है। आप लोगों को ध्यान नहीं है, आप लोगों को याद होगा क्लास 7th में एक जगह पे आप लोगों ने पढ़ा था क्रिस्टलाइजेशन, यस सर। है ना। उस क्रिस्टलाइजेशन वाले डायग्राम में कॉपर सल्फेट का ही डायग्राम बना था। उस फिगर को यदि आप रिकॉल कर सकते हो तो आपको रिकॉल कर लोगे कि वो ब्लू कलर का होता है। अब मान लीजिए आप क्या काम करें कि कॉपर सल्फेट में आपने एक ग्लास में या एक बीकर में कॉपर सल्फेट ले लिया, अब उसमें आप थोड़े से आयरन के कोई ऑब्जेक्ट डाल दीजिए। आयरन के ऑब्जेक्ट का मतलब जैसे मान लीजिए आपने कीलें डाल दी, लोहे के कीले हैं या नट बोल्ट, कोई भी चीज आपको मिल सकती है, वो आप डाल दीजिए। आप 1-2 घंटे तक उसको पड़ा रहने दीजिए। तो वो 1-2 घंटे रखा पर क्या होगा कि उसका ब्लू कलर वो धीरे धीरे आपका गायब होने लगेगा, और वो या तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा या वो फिर जो है
आपका हल्का सा लाइट ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यदि कलर में चेंज हो रहा है तो कलर में चेंज होना भी आपका कहलाता है केमिकल रिएक्शन। क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, yes, ओके। sir. Release of heat energy. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि मान लीजिए कोई कंपाउंड, आपने दो कंपाउंड को आपस में मिक्सअप किया और मिक्सअप करने पर यदि टेम्परेचर रिलीज हो रहा है तो टेम्परेचर रिलीज होने पर यदि हो रहा है तो इसका मतलब भी आप समझ जाइएगा कि वो एक केमिकल रिएक्शन है। जैसे हमने आपको बताया था कि मार्केट से जब हम चूना लेके आते हैं अपने घर में व्हाइट वॉशिंग के लिए, उसको जब पानी में डाला जाता है तो पानी में डालते ही वो लाइम, जिसको क्विक लाइम बोलते हैं, वो क्विक लाइम पानी में पड़ने के बाद अपना टेम्परेचर बढ़ाता है, यानी वो सोल्यूशन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यदि आप थर्मामीटर उसमें लगा दीजिए तो आप देखोगे कि 90 डिग्री के अप्रॉक्स उसका टेम्परेचर होता है, यानी उसमें यदि आप हाथ डाल दीजिए तो आपका हाथ जल जाएगा। तो वो भी जो है वो क्या है, ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक? Yes, तो sir. इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी स्टेट बदल जाना, पहला हमने देखा। दूसरा देखा कलर बदल जाना। तीसरा हमने देखा क्या चीज, कि मान लीजिए टेम्परेचर चेंज हो जा रहा है ना, टेम्परेचर इवॉल्व हो रहा है। Formation of precipitates. And next one is formation of precipitate. यहाँ पर हमने एक एक्टिविटी करी थी जिसमें हमने ये सब्सटेंस लिए थे Liberation of a gas. कि After दो learning chemical सब्सटेंस को reaction, एडअप किया था। एडअप दोनों ही सब्सटेंस आपके कैसे थे, कलरलेस थे। और कलरलेस होने पर मान लीजिए प्रेसिपिटेट बन जाता है तो वो आपका केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है जिसको आपने घर में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी लाइम वाटर की। अब लाइम वाटर आप कैसे बना सकते हो? लाइम वाटर बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि जो पान वाली शॉप होती है, वो पान वाली जो शॉप होती है, वो पान वाली शॉप में आपका चूना मिलता है। वो जो चूना होता है उस चूने को आप करीब जो है ले लीजिए 1 या 2 ग्राम। ठीक है, 1 या 2 ग्राम उस चूने को आप आधा कप पानी में घोल दीजिए। घोलने के बाद आप उस कप को छोड़ दीजिए कुछ घंटे के लिए। आप देखोगे जो चूना है वो नीचे बॉटम पर बैठ जाएगा। जब चूना आपका बॉटम पर नीचे बैठ जाए तो ऊपर वाला जो लिक्विड है उस लिक्विड को आप धीरे से किसी दूसरे कंटेनर में, टेस्ट ट्यूब वगैरह में आप ट्रांसफर कर लीजिए। नई टेस्ट ट्यूब है, आप दूसरे ट्रांसपेरेंट ग्लास में ट्रांसफर कर लीजिए जो आपके घर में ग्लास हो। ध्यान रखना है उसमें नीचे से व्हाइट वाला पोर्शन बिल्कुल भी ना जाए। तो वो जो आपका ये जो लिक्विड आपको मिला ये लाइम वाटर होता है। इसको आप देखोगे तो इसका कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, यानी वाटर में और लाइम वाटर में देखने पर आप कोई डिफरेंस पता नहीं कर पाओगे। लेकिन अब हमको करना क्या है, आप एक स्ट्रॉ ले लीजिए। स्ट्रॉ सभी के घर में अवेलेबल होंगे, है ना। नहीं स्ट्रॉ है तो आपके जो पेन की जो जेल पेन या बॉल पॉइंट पेन, आप रिफिल वाला पेन यूज करते हैं, जब रिफिल वो खाली खत्म हो जाती है तो उसके आगे की वो आप टिप काट दीजिए, वो एक आपका हॉलो पाइप ऐसा तैयार हो जाएगा स्ट्रॉ की तरह।
उस पाइप से आप उसमें फूकी है, यानी ब्लो करना है। ब्लो कैसे करना है? आपको सांस नाक से लेनी है और मुंह से छोड़नी है, यानी उस लिक्विड में आपको अपने मुंह की सांस उस लिक्विड में पास करनी है। तो आप देखिए वहां पे बुड़बुड़ बुड़बुड़ होगा, और थोड़ी देर जैसे ही बुड़बुड़ आप करोगे उसमें, आप देखोगे वो जो लाइन वाटर था ट्रांसपेरेंट, वो अब मिल्की हो जाएगा, यानी उसका कलर व्हाइट हो जाएगा। तो ये जो कलर चेंज हो गया, ये प्रेसिपिटेट बन गया। इसको आप छान के अलग भी कर सकते हो। यदि फिल्टर पेपर का यूज आप करें तो फिल्टर पेपर से आप इस चीज को छान भी सकते हैं। तो ऐसी कोई चीज जब बनती है उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। अब थोड़ा और जनरल आ जाइए। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब शादी बारात वगैरह होते हैं तो हलवाई शादी में छेना खुद बनाते हैं। दूध से छेना बनाते हैं? यस सर। किसी ने देखा है कैसे बनाते हैं? यस सर। बताइए जरा। जो आपको समझ में आ रहा है आप बताओ, है ना? सर दूध को फाड़ने के बाद उसको सुखा करके कुछ बनाते हैं। बिल्कुल सही है ना? लेकिन फाड़ते कैसे हैं? कोई चीज उसमें ऐड सर दूध में नींबू का रस। बिल्कुल सही है, नींबू का रस डाल सकते हैं। या आपने देखा होगा कि मार्केट में कुछ केमिकल टाइप के आते हैं, खटाई वगैरह, है ना? टार्टरिक एसिड भी आता है, टार्टरी आती है, साटरी आती है, ऐसे कई कंपाउंड होते हैं जिनको आप उस दूध में डाल दीजिए तो दूध फट जाता है। तो नींबू इसलिए नहीं डालते कि नींबू, मान लीजिए उनको 20 लीटर दूध फाड़ना है, तो 20 लीटर दूध फाड़ने के लिए उनको 20 नींबू की जरूरत पड़ेगी, और 20 नींबू महंगे हो जाएंगे। उसी जगह पर वो क्या काम करते हैं, 5 रुपए की साटरी, एक कंपाउंड होता है, परचून की दुकान में मिलता है, उसको एसिड होता है वो एक तरह का, उसको ला करके वो पाउडर ऐसा बना करके वो दूध में डाल देते हैं, या उसका सोल्यूशन टाइप का बना लिया, पानी में घोल लिया, उस घोल को दूध में थोड़ा सा ऐड कर दिया, यानी थोड़ा ऐड करते ही वो पूरा का पूरा दूध आपका फट जाता है। तो दूध जो फट गया, जिसमें पानी आपका अलग हो गया, दूध अलग हो गया, ऐसे ही शेप को कहते हैं प्रेसिपिटेट। समझ में आया? यानी प्रेसिपिटेट क्या चीज है? एक ऐसी चीज जो सॉल्यूशन से अलग हो जाती है, यानी जिसमें आपको क्लियर कट दो पार्ट नजर आते हैं। एक ऐसे जो बिगर साइज के पार्टिकल्स हैं, और एक आपको लिक्विड पोर्शन नजर आता है। यदि आप उसको छन्नी से या फिल्टर पेपर से छानोगे तो लिक्विड आपका अलग हो जाएगा और वो मटेरियल आपका अलग हो जाएगा। तो इसको भी कहते हैं प्रेसिपिटेट। क्लियर? समझ में आ गया प्रेसिपिटेट? यस सर। सर है ना? तो इतनी चीजें यदि हो रही हैं, कहां से? सबसे पहला हमारा था कौन सा? चेंज ऑफ स्टेट। यदि स्टेट बदल जाए, है ना? स्टेट कोई रिएक्शन की वजह से बदले। ऐसा नहीं है कि आपने बर्फ को निकाल के बाहर रख दिया तो वो पानी बन गई, वो स्टेट चेंज नहीं। इन्हीं दो चीजों को मिलाने पर यदि स्टेट में परिवर्तन आता है तो उसको हम मानेंगे चेंज ऑफ स्टेट। तो स्टेट बदल जाए। दूसरा, मान लीजिए कलर चेंज हो जाए। तीसरा, मान लीजिए कोई गैस प्रोड्यूस होने लगे। चौथा, मान लीजिए कोई आपका प्रेसिपिटेट बन जाए। ये घटनाएं यदि होती हैं किसी केमिकल रिएक्शन में या किसी चेंज में, उसको हम केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्लियर?
Yes, sir. कोई डाउट? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे। Using details, let us now learn how to represent chemical reactions. Knowledge check. The description that addition of water to calcium oxide causes the formation of a colorless precipitate and release of heat, in only words, is quite long. A short description is calcium oxide plus water gives calcium hydroxide. This is a word equation. The substances which undergo the chemical change are called the reactants and are written on the left side of an arrow in the word equation. The substances which are formed after the chemical change are called the products and are written on the right side of the arrow in the word equation. Plus sign is used to add reactants and products in the word reaction. However, the shortest form of describing a chemical reaction with least number of words and symbols is called the chemical equation. A chemical equation precisely describes a chemical reaction in a compact form by using the chemical formulae of the reactants and products. The reactants and products are chemical compounds. The molecules of these compounds are made up of the atoms of individual elements. A chemical formula describes the chemical compounds in terms of the symbols of the constituent elements and subscripts to represent the number of atoms of each element in the compound. The formulae of calcium oxide, water, and the compound formed after reaction, calcium hydroxide, are shown. Replacing the words in the word equation with chemical formulae of the reactants and products, we have the chemical equation of the reaction of quicklime with water. Example: zinc metal reacts with dilute HCl to yield zinc chloride and liberates hydrogen gas. Example: sodium sulfate of reacts with barium chloride to give white precipitate barium sulfate. देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसको कैसे लिखते हैं। यहाँ पर एक हमारे सामने रिएक्शन दिखाई गई है कि हमने कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना लिया है, इस चूने में वाटर ऐड किया और वाटर जब ऐड करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार होता है। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक वर्ड इक्वेशन और एक केमिकल इक्वेशन। आपने क्लास 7th और क्लास 8th में जो पढ़ा है वो था आपका वर्ड इक्वेशन, यानी 6, 7, 8 जो इनिशियल क्लासेस आपने पढ़ी हैं वहां पर आपको जो रिएक्शन होती थी वो वर्ड इक्वेशन में मिलती थी। लेकिन यहां पर अब आपको इस वर्ड इक्वेशन के साथ आपको केमिकल इक्वेशन में आपको पढ़ना है। इसमें देखिए दो चीजें आपकी होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। तो यहाँ पर एरो जो आपका लगा हुआ है उस एरो से लेफ्ट हैंड साइड पर जो चीज होती है वो कहलाती है रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट आपका एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सिमिलरली जो प्रोडक्ट आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं वो प्रोडक्ट भी आपके एरो के राइट हैंड साइड में लिखे जाएंगे और वो भी आपके एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं या इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। सर हाँ सर रिएक्टेंट तो कम से कम 2 होने चाहिए। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एक भी हो सकता है। मान लीजिए वाटर आपका है, वाटर की जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं यानी इलेक्ट्रिक की हेल्प से ब्रेकडाउन कराते हैं तो वाटर आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेकअप होता है। तो उस केस में क्या होगा, ओनली वन रिएक्टेंट, ठीक है, ओके वो आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है।
ऐसे ही आपका मान लीजिए, जैसे दूसरा हम आपको बताते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, आपने नाम सुना होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। अब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है, यानी ये जो कैल्शियम ऑक्साइड आप देख रहे हो ना बेटा, एक मिनट जरा, एक कॉल हम रिसीव कर लें, फोन आ रहा है। अब इसमें हम आपको बता रहे थे कि कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3, CaCO3 को जब हीट किया जाता है तो वो आपका यही कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो वहां पर भी देखिए एक रिएक्टेंट है लेकिन प्रोडक्ट दो बन रहे हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट आपका एक होगा, ये कई हो सकते हैं और उसी तरह से प्रोडक्ट भी आपके कई हो सकते हैं। क्लियर? अब यहां पर देखिए आपके जो हमको केमिकल इक्वेशंस देखनी है, अब यहां पर देखिए पहली केमिकल इक्वेशन दी गई है जिंक वाली, कि जिंक की जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन की जाती है तो ये जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। यहां पर देखिए रिएक्शन लिखने में Zn लिखा गया प्लस HCl बनाया गया, यानी ये दोनों रिएक्टेंट हो गए। प्रोडक्ट क्या बन रहा है? जिंक क्लोराइड बन रहा है प्लस H2। अब H2 के बगल में देखो ऊपर की तरफ एक एरो लगा हुआ है, लगा कि नहीं लगा है? Yes, sir. ये एरो का मतलब होता है इट इज इन गैसियस फॉर्म। ये जो भी चीज बन रही है ये गैस बन रही है। ऐसे नीचे देखिए दूसरी रिएक्शन दिखाई गई है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की, ये दोनों रिएक्टेंट हो गए। जब रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है? बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। यानी और बेरियम सल्फेट के बगल में देखिए एरो जो है वो डाउनवर्ड लगा हुआ है। जब कोई डाउनवर्ड एरो आपको दिख जाए तो इसका मतलब है कि वो प्रेसिपिटेट बन रहा है।
यानी उसकी स्टेट सॉलिड हो जाएगी। ठीक, ये जो मेथड इसमें दिया हुआ है ये थोड़ा सा पुराना है। अब आपको जो पढ़ना है उसमें हल्का सा चेंज किया गया है। क्या चेंज किया गया है कि जो भी आपके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं उन्हीं के जस्ट बगल में उनकी स्टेट भी लिखी जाएगी विद इन ब्रैकेट। अब जैसे जिंक की हम बात करते हैं कि जिंक जो है ये आपका किस स्टेट का होता है, सॉलिड होता है। हम लोगों ने बीकर में जिंक सॉलिड लिया था, तो क्या काम करेंगे, जिंक के बगल में ब्रैकेट लगा करके स्मॉल एस लिख दिया जाएगा। इसका मतलब जिंक सॉलिड है, प्लस HCl लिखा जाएगा, और HCl के बगल में या तो हम L लिख दें, L का मतलब लिक्विड, या AQ लिख दें। AQ का मतलब क्या होगा, एक्वस। एक्वस का मतलब होता है कि इसका सॉल्यूशन वाटर में बनाया गया है, यानी HCl को वाटर में डिसॉल्व किया गया है। तो उसके लिए टर्म ब्रैकेट के अंदर AQ लिखते हैं। अब यहां पे देखिए प्रोडक्ट साइड में जिंक क्लोराइड ये आपका लिक्विड है तो L लिख दिया जाएगा, और H2 आपकी गैस है तो ब्रैकेट लगा करके स्मॉल g लिख दिया जाएगा। यानी वहां अब एरो अपसाइड और डाउन साइड एरो का प्रयोग नहीं होगा, डायरेक्ट स्टेट लिख दी जाएगी। अभी देखिएगा, अभी आपको दिखाएंगे। Chemical balancing. In a chemical reaction, an atom is the smallest particle of an element according for its mass. According to the principle of law of conservation of mass, mass can neither be created nor destroyed. That is, the mass of the reactants and the mass of the products before and after the chemical reaction should not change. ये 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें आप लोगों ने देखा था कि कोई रिएक्टेंट हो और उन रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है, यदि आप रिएक्टेंट साइड के वजन को आप तौल लीजिए तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो उन दोनों के सम के बराबर होगा। जैसे यहां पर दिखा रहे हैं कि एटम ऑफ एलिमेंट X एटम ऑफ एलिमेंट Y के साथ कंबाइन कर रहे हैं और XY नाम का कंपाउंड प्रिपेयर कर रहे हैं। तो X को वे कर लिया, Y को वे कर लिया, दोनों का सम किया, और जब आप कंपाउंड XY को तौलोगे तो आप देखोगे इन दोनों के सम के बराबर आएगा। इसका मतलब इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट आपस में मिल करके किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो उनके मास में कोई भी कमी या एक्सेस नहीं होती, ना ही उनका वजन कम होगा और ना ही उनका वजन ज्यादा होगा। सो इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास। ठीक है, यस सर। तो आज बच्चों यहीं तक रखेंगे, और हमने आपके गूगल क्लासरूम में आपके चैप्टर का असाइनमेंट डाल दिया है। तो आप लोग क्या काम करना कि उसको खोल करके जितने भी डेफिनेशन वगैरह आती जा रही हैं उनको अपनी कॉपी पे नोट करके और उनकी फोटो क्लिक करके आप अपने गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दीजिए। ठीक है, अभी उसको टर्न इन मत करिएगा। टर्न इन तब करिएगा जब आप सारी पिक यानी पूरा चैप्टर जब कंप्लीट हो जाए तब टर्न इन करिएगा। ओके सर। ठीक है, ओके हाँ ओके सर। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? सर नोट लिखकर अटैच करना है। हाँ, नोट लिख करके
है ना। जैसे अभी आपको हमने बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, इसको आपने कॉपी पे नोट किया, और अपनी कॉपी को तो हमने बताई है कि आपका रजिस्टर बनेगा दोनों तरफ लाइन वाला, है ना। Yes. और पेजेस उसके बहुत साफ होंगे, कम से कम 200 पेज से ज्यादा का होना चाहिए, यस है ना। सर। ब्राउन कवर होगा, उसमें लिख करके उसकी फोटो, हाँ जरा फोटो खींचते समय थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि उसको जरा खींचने के बाद देख भी लीजिएगा कि वो फोटो आपकी सही आ रही है कि नहीं आ रही है। या जब आप गूगल क्लासरूम में अटैच कर देते हैं, तो जब आपने अटैच कर दिया, अटैच करने के बाद एक बार उसको दोबारा खोल करके देख लिया करिए। ये Okay, इसलिए sir. बताते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि आपके मोबाइल में बहुत सारी चीजें होती हैं, जब आप अटैच करने पे जाते हैं तो कभी कभी उसी नाम की दूसरी फाइल आपको मिल जाती है और वो अटैच हो जाती है, यानी Yes. साइंस की कॉपी में पता चला हिंदी की कॉपी आ गई। यस सर। हाँ, तो जब अब आप दोबारा खोल करके देखोगे तो आप डबल श्योर हो जाओगे कि जो हमने खींचा था, जो हम चाहते थे, वो चीज सर के पास या मैडम के पास पहुंच गई। ठीक है, थैंक यू सर। ओके बच्चों, फिर आज क्लास Thank यहीं you, sir. रखते हैं। आप लोग जो है क्लास एग्जिट करो।